हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैकल एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका क्लास 6 की जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो सब्जेक्ट है, इसका चैप्टर नंबर ये 5 रहेगा। और इसी के साथ में हम चैप्टर नंबर 6 भी इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। क्यों सर, दो चैप्टर क्यों? दो चैप्टर इसलिए क्योंकि इन चैप्टर्स में बहुत कुछ पढ़ने को है नहीं, सिर्फ कहानी है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सिर्फ वही डिस्कस करना है। इसलिए दो चैप्टर 5 और 6 दोनों इसी क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, बाकी आपकी क्लास 7 की ज्योग्राफी चल रही है, क्लास 7 की हिस्ट्री भी चल रही है। पॉलिटिकल लाइफ जो है, ये जो पॉलिटी है, ये थोड़ा पीछे था आपका, तो मैंने कहा इसको भी साथ में लिए चलते हैं। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो नहीं पढ़नी है, उनकी ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए दो चैप्टर हम कवर करेंगे। एक तो ये वाला चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है गांव का प्रशासन। दूसरा चैप्टर ये है चैप्टर नंबर 6 नगर प्रशासन। ठीक है, इसमें भी बहुत कम चीज़ें हैं जिसको हमें डिस्कस करना है, पढ़ना है, समझना है, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी वो हम आपसे बता देंगे कि इसको नोट कर लीजिए। चलिए समझते हैं गांव का प्रशासन। देखिए, हमारे भारत में क्या है, लगभग जो है 6 लाख से भी अधिक गांव हैं। भारत में 6 लाख से भी अधिक गांव की संख्या है, जिसमें गांव में पानी, बिजली, सड़क, इन सब चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा कौन करता है, कैसे सिस्टम काम करता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोग आज इस क्लास में समझेंगे। जैसे ज़मीन से रिलेटेड जो विवाद है वो कौन सुलझाता है, और जो दूसरी समस्याएं हैं, पानी की समस्या है वो कौन सॉल्व करता है, बिजली की समस्या कौन देखता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। यहाँ पे जो पिक्चर देख पा रहे हैं, इसमें ये बताया गया है कि दो लोग हैं, इनके बीच झगड़ा हो गया है। अब ये झगड़ा हो गया है, इनके झगड़े को कौन सुलझाएगा, और जिस बात को लेकर के झगड़ा हुआ है, एक्चुअली इन दोनों के बीच में एक मेड को लेकर के झगड़ा हो गया है। जो लोग गाँव में रहते हैं वो जानते हैं कि जो है खेतों में क्या है कि अक्सर मेड को लेकर के लड़ाई झगड़ा होता रहता है कि भैया तुमने यार हमारे इधर बढ़ा दी, वो इधर से काट के वो उधर बढ़ा देता है। तो ये लड़ाई हमेशा चला करती है जिनके भी खेत होते हैं। ओके, जो समझदार लोग हैं वो नहीं लड़ते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। अब वो जो मेड का विवाद है इन दोनों का, इनका नाम क्या है, एक का नाम मोहन है और दूसरे का नाम शायद रघु है। अब ये जो इनके बीच जो लड़ाई हुई है वो कौन सुलझाएगा? आइए यहाँ से शुरू करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। ठीक है, हर पुलिस थाने का हर जो है कि जो भी पुलिस थाना होता है उसका एक कार्य क्षेत्र होता है, काम करने का एक क्षेत्र होता है कि इतना क्षेत्र आपके अधिकार में है, इतने क्षेत्र के अंतर्गत जो भी विवाद होंगे, जो समस्याएं होंगी लोगों को, उनको आप सुलझाएंगे। ठीक है, जो उसके कंट्रोल में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़ा आदि की रपट यानी कि रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं जिस थाने के अंतर्गत उनका गांव आता है। यह वहां के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्यवाही करे। तो ये किसका काम है? ये पुलिस थाने का काम होता है। और हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है, एक क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत उन्हें काम करना होता है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब यहाँ पे जब मोहन और रघु की जो लड़ाई हुई है मेड से रिलेटेड, वो अपने जो उनका थाना होगा उसी थाने में जाएंगे, अपनी रिपोर्ट लिखवाएंगे, उनसे बताएंगे कि ये समस्या है, इसने हमको ऐसे मारा। ठीक है, तो वो सुलझाएंगे इनकी समस्या को। यहाँ से समझते हैं। देखिए, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको फालतू में समय खराब करेंगे नहीं। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, आपने पटवारी नाम सुना होगा, आपने लेखपाल नाम सुना होगा, या ग्रामीण अधिकारी नाम सुना होगा, और कानूनगो भी नाम सुना होगा। ठीक है, तो इसमें लेखपाल तो बहुत फेमस नाम है, तो सभी लोग जानते हैं। ये लेखपाल का काम होता है कि उसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत जो भी ज़मीन आती है उसका रिकॉर्ड रखे, है ना, उसको नापने का काम है, उसका रिकॉर्ड रखने का काम है, कौन सी ज़मीन किसके नाम है, किस नंबर के अंतर्गत आती है, ये सारा काम लेखपाल का होता है। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून को कहते हैं। यानी कि अलग अलग राज्यों में पटवारी के अलग अलग नाम होते हैं, या फिर यूं कहें
कि इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। किसी राज्य में पटवारी कह दिया, किसी राज्य में उसको लेखपाल कहा जाता है और किसी में उसको ग्रामीण अधिकारी भी कहते हैं। हम यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इन्होंने यूज़ किया है। प्रत्येक पटवारी कुछ गाँवों के लिए जिम्मेदार होता है। हर पटवारी जो है वो कुछ ही गाँवों के लिए जिम्मेदार होता है। जैसा मैंने कहा कि इनका भी कार्यक्षेत्र बटा होता है। ओके, और गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा होता है जो पटवारी अपने पास रखता है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, कौन पटवारी किस तरीके से नाप रहा है। कई जगह पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन, जरीब क्या है? जरीब जो है यह एक लोहे की जंजीर है जिसका उपयोग खेत मापने में किया जाता है। जरीब के माध्यम से खेत मापने का काम किया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। पटवारी देखिए, पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है, यानी कि ज़मीन पर जो टैक्स लगता है वह भी पटवारी लेता है, या यूँ कहें लेखपाल लेता है। और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देने का काम भी पटवारी करता है कि हमारे क्षेत्र में इस समय ये फसल उगाई जा रही है। ये काम वो अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वो उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे, अपडेट करता रहे, क्योंकि किसान कई बार फसल बदल देते हैं। कभी गन्ना लगा दिया, कभी धान लगा दिया, गेहूं लगा दिया, या और भी फसलें, ठीक है, कुछ और भी वो उगाने लगते हैं। तो ये सारा रिकॉर्ड पटवारी अपने पास रखता है, फिर वो उसे सरकार को भेजता है। इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं, इसे खसरा कहते हैं। खसरा में क्या है कि जो भी जितनी ज़मीन है उसको हेक्टेयर में लिखा जाता है। ज़मीन मालिक का नाम क्या है, पिता पति का नाम क्या है, वो लिखा जाता है। यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और यहाँ पे लिखा जाता है, और बटाई का हिस्सा उसके पास कितना है वो लिखा जाता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं, इसे खसरा कहते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर होती है? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये कुछ यहाँ पे देखिएगा, ये कुछ चिन्ह दिए हुए हैं। अगर इस तरीके का चिन्ह इस मैप में या नक्शे में बना होता है तो वो सीमा कहलाते हैं। यानी कि अगर जहाँ पे ज़मीन का जो नक्शा बना होता है, ज़मीन का जो नक्शा होता है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे ये सीमा है, ये चरागाह है, ये इसका मतलब होता है कच्ची सड़क है, यहाँ पे कुआं है, यहाँ पक्की सड़क है, यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं। ये साइन होते हैं उसमें नक्शे में, जो ज़मीन का नक्शा होता है। ठीक है, मैप। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से पॉइंट को समझिएगा, बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता है नहीं। चलिए, तो जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में कभी दूसरी फसल लगा दी, कभी गन्ना लगा दिया, है ना, और कभी कोई कहीं कुआं खोद लेता है, कोई तालाब बना लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। किसका काम होता है? सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है इन सब चीज़ों का ब्यौरा रखना। ठीक है, और इस विभाग के जो वरिष्ठ लोग होते हैं वो इस काम का निरीक्षण समय समय पर करते रहते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। भारत के जो सभी राज्य हैं वो किस में बटे हुए हैं? जिलों में बटे हुए हैं। ओके, ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। किसके लिए? ज़मीन से जुड़े जो मामले हैं उनकी व्यवस्था के लिए ये जो जिले हैं इनको और भी छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है। जैसे आपके यहाँ तहसील होती है, ठीक है, तालुका भी उसको कहते हैं। तो भाई पूरे डिस्ट्रिक्ट का अगर ब्यौरा, अगर पूरे ज़िला को तहसील, अगर उसमें तहसील ना बनाई जाती ज़िले में, तो पूरा रिकॉर्ड कहाँ होता? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता। वहाँ पे इन सब चीज़ों को संभालना मुश्किल हो जाता। उसके पार्ट कर दिए गए, खंड कर दिए गए, तो फिर तहसील अब अपना अपना हिस्सा, अपना कार्यक्षेत्र देखती हैं। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, डीएम होता है, और उसके नीचे फिर तहसीलदार होते हैं। ओके, तहसीलदार ज़मीन से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उसको देखते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व यानी कि विभिन्न तरह के जो टैक्स होते हैं वो भी इकट्ठा होता रहे। और तहसीलदार ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। अगर कोई किसान अपना रिकॉर्ड की नकल निकलवाना चाह रहा है, उसकी कॉपी निकलवाना चाह रहा है, तो उसको आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, हम लोग निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं, तो इसके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ती है इनकी। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले कहाँ सुने जाते हैं? जो है कि तहसीलदार के दफ्तर में, या जिलाधिकारी के दफ्तर में, थाने में, या कहाँ सुने जाते हैं? तो आपसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दे देगा तहसीलदार।
तो तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड और ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, एक नया कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005 क्या कहता है, इसको समझिए। हिंदू अधिनियम धारा 2005, जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष आते हैं कि हाँ, ये ज़मीन, इतनी ज़मीन इस पुरुष के पास होगी। बिल्कुल डेफिनेटली पहली नज़र में हमारे दिमाग में पुरुष ही आते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है कि महिलाएं सिर्फ खेतों में हेल्प कर सकती हैं, मदद कर सकती हैं, बाकी उनको हिस्से से कोई लेना देना नहीं है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता कि जैसे यह पुरुष इस खेत का मालिक है, यह स्त्री भी इस खेत की मालकिन है, ऐसा नहीं सोचा जाता। मालकिन को सिर्फ मददगार के रूप में माना जाता है क्योंकि उनको ओछी नज़र से देखा जाता है। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। अभी तक क्या था, बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जहाँ जो हिंदू औरतें होती थी उनको परिवार की जो भी ज़मीन होती थी उसमें हिस्सा नहीं मिलता था। ठीक है, पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में ये कानून बदल गया है। अब कानून बदल गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। ठीक है, जो भी ज़मीन है उसमें पहले ये था कि ज़मीन सिर्फ बेटों के नाम जाती थी, अब यह है कि बेटे और बेटियां सबके नाम ज़मीन बराबर बराबर चली जाती है। उसके बाद बेटी चाहे तो अपने भाई को, अपने पिता को ज़मीन वापस लौटा सकती है अपने भाई को, नहीं तो वो अपने आप जोत सकती है, कोई उससे रोक नहीं सकता। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा और इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक, ठीक है, इतना ध्यान रखिए, इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। अब जिन औरतों को ज़मीन की ज़रूरत थी, परेशान थी, अब वो उनकी समस्या खत्म हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बस इतना ही है इसमें। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ इतना समझना था, नगर निगम क्या होता है, किसका क्या काम होता है, बस। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने समझा पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में आने वाली समस्याएं वही थाना देखता है। ठीक है, ज़मीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का काम होता है। पटवारी को और भी कई नामों से जाना जाता है। जो लोहे की लंबी जंजीर होती है जिससे ज़मीन मापते हैं उसे जरीब कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या समझा इसमें, फिर हमने जाना कि जो है कि भारत की हमारा जो सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है और एक ज़िले के कई उपखंड बना दिए जाते हैं जिसमें तहसील बना दिए जाते हैं। तहसील जो है उसका मेन काम ज़मीन का ब्यौरा रिकॉर्ड रखना, देखना, देखभाल करना होता है। ओके, और यही सब चीज़ें इसमें हमने समझी। और अब नेक्स्ट चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर 5 हमने पूरा समझ लिया। ठीक है, 10 मिनट की क्लास थी। अब चैप्टर 6 को हम समझेंगे। ओके, यहाँ पे क्या है, एक गांव के मुकाबले शहर जो होते हैं वो इसमें बताया गया है ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियाँ ज़्यादा चौड़ी होती हैं और यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, पानी बिजली की सुविधाएं होती हैं, अस्पताल होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं शहरों में, है ना, और यातायात को कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या आपने सोचा है कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? ठीक है, चैप्टर 6 है नगर प्रशासन, इसका नाम है, जिसमें बहुत लंबी कहानी दी हुई है और पूरा चैप्टर कहानी के अंतर्गत ही है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम आपको समझा देंगे। अब जैसे कुछ बच्चे कमेंट करें कि सर ये जो थ्योरी दी है क्या यहाँ से पेडागोजी क्वेश्चन नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, ये सिर्फ एक स्टोरी है, पूछताछ चल रही है यहाँ पे। इसमें हम नगर निगम के बारे में जानेंगे, नगर प्रशासन के बारे में जानेंगे। ओके, और किस तरीके से नगर पार्षद काम करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। टैक्स किस तरीके से जाता है सरकार को, और यही सब चीज़ें हैं, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं। चैप्टर हमारा बहुत छोटा है। आइए समझ लेते हैं चीज़ों को। देखिएगा, एक्चुअली ये जो कहानी है, इस कहानी में ये बताया गया है कि जो बच्चे हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे और बच्चे से जो बॉल, इस बच्चे ने जो क्रिकेट में जो बॉल मारी बैट से, वो बॉल जा कर के यहाँ उस पे लाइट पे लग गई है। जो सड़क किनारे लाइटें होती हैं, उस लाइट पे जा कर के बॉल लग गई है और ये लाइट गई है टूट। तो अब बच्चे दौड़ते दौड़ते, एक इनका नाम है, देखिए खाला करके है कुछ, उनके पास जाते हैं, उनसे बताते हैं कि सड़क की जो लाइट है वो टूट गई है, अब इस लाइट को कौन सही करेगा, ये लाइट कैसे बनेगी? तो बताती है कि ये लाइट नगर निगम के थ्रू बनेगी। फिर बच्चे पूछते हैं कि नगर निगम क्या है, प्रोसेस क्या है, वही कहानी इसमें चल रही होती है। ठीक है, नगर निगम की अगर बात करें तो यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा
इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों तथा बाजारों की सफाई का काम करती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा नगर निगम के अंतर्गत क्या क्या काम आते हैं। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, फिर आप उसमें अगर पढ़ें तो आप राइट आंसर उसमें टिक कर देंगे। नगर निगम यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करता है, लाइटें लगवाने का काम करता है, कूड़ा इकट्ठा करने का काम करता है, शहर में पानी की सुविधा बनी रहे उसका काम करता है, जगह जगह पर जो है जो वो हैंडपंप होते हैं वो लगवाने का काम करता है। ठीक है, सड़कों और बाज़ारों की सफाई का भी काम नगर निगम के अंतर्गत ही आता है। ओके, इतनी बात क्लियर होती है, वेरी गुड। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैलें। नगर निगम का काम यह भी सुनिश्चित करना होता है कि शहर में बीमारियां ना फैलें। यह स्कूल स्थापित करता है। कौन? नगर निगम जो है वह स्कूल भी स्थापित करता है और उन्हें चलाता भी है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। कौन? नगर निगम। यह बाग बगीचों की रखरखाव भी करता है। ओके, नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। ध्यान दीजिए, नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को क्या नाम दिया गया है? नगर निगम कहा जाता है। छोटे कस्बों में से नगर पालिका कहते हैं। जो बड़े शहर हैं, बड़े कस्बे हैं, उनमें नगर निगम कहा जाता है। छोटे कस्बों में से नगर पालिका कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा अच्छा चैप्टर है। पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट करते चलिए, बस इतना ही पढ़ना है इसमें। निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। जो निगम पार्षद होते हैं वो ये डिसीजन लेते हैं कि कौन सा अस्पताल कहाँ बनेगा, कौन सा पार्क कहाँ बनेगा। ओके, और शहर को अलग अलग वार्डों में भी बांटा जाता है। जो भी शहर होता है उसके अलग अलग वार्ड बना दिए जाते हैं और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं, यानी कि जो भी डिसीजन लिया जाता है पूरे शहर पे वो अप्लाई होता है। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह के द्वारा लिए जाते हैं। जो भी वार्ड से पार्षद चुनाव होता है वो सभी पार्षद मिलकर के काम करते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। उदाहरण के तौर पर एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है, तो पार्षदों की जो समितियां होती हैं वही पानी कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। ठीक है, जो है कि पानी कचरा जमा हो गया, सड़कों पर रोशनी, इसकी व्यवस्था कौन करता है? पार्षदों की समितियां ये सारा काम करती हैं और इस पर ध्यान रखती हैं। ठीक है, जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। जो भी पार्षद उन्होंने चुना है उससे संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बात की जाए, यहाँ पे देखिए, उदाहरण के लिए जैसे बिजली क्या है, यहाँ पे चलिए, उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो वहाँ का जो स्थानीय पार्षद होगा वो बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। पार्षदों की समितियाँ एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं। पार्षदों की समितियां भी बनी होती हैं, जैसे पार्षद हो गए, ठीक है, पार्षद मिलकर के अलग अलग वार्ड से पार्षद बन गए और फिर वो पार्षदों की समिति बन जाती है जिसमें कई सारे पार्षद होते हैं। एक सिंगल पार्षद भी काम कर सकता है। वही कह रहा है यहाँ पे, पार्षदों की समितियाँ और पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं। वही उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कि कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। ठीक है, आयुक्त यानी कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी की नियुक्ति कौन करता है? सरकार के द्वारा होती है, जबकि पार्षद जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही स्टोरी है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ से पॉइंट कहता है कि पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशेष ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों के द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं, यानी कि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनको उन पर काम करने का काम प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। जो भी डिसीजन लिया गया अब उसको उस पर काम किया जाएगा, ये कौन करेगा? प्रशासनिक कर्मचारी करेंगे ये काम। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब यहाँ से हम समझेंगे कि नगर निगम के अंतर्गत जो नगर निगम पैसा खर्च करता है वो पैसा कहाँ से आता है। जो पैसा होता है उसमें एक तो सबसे बड़ा अमाउंट
हमारे द्वारा दिए गए टैक्स से आता है, क्योंकि हम हर छोटी छोटी चीज़ पे टैक्स देते हैं। वो टैक्स कहाँ जाता है? सरकार को। सरकार से ही उस नगर निगम के लिए आता है और वहीं से वो सारा खर्च उठाया जाता है। तो जो भी पैसा नगर निगम में आता है उसका बड़ा भाग लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स से आता है। टैक्स वो अमाउंट है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। सरकार ने हमें जो है पानी दिया, सरकार हमें बिजली दे रहा है, सरकार हमें सड़कें दे रहा है, ठीक है, ये सभी चीज़ें हमें मिल रही हैं, उसका हम टैक्स भर रहे हैं, उसका हम पैसा दे रहे हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है, साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा टैक्स देना होता है। नगर निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है, यानी कि टोटल पैसा जितना भी निगम के पास आता है उसमें 25 से 30% पैसा संपत्ति कर से आता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें से कितना प्रतिशत जो है संपत्ति कर से आता है? तो 25 से 30% पैसा संपत्ति कर से आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है, हमारी एजुकेशन पर भी टैक्स लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है, वहाँ भी टैक्स लगता है, ठीक है। सिनेमा देखने जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, उस पर भी लिखा होता है, यानी कि जो हम मनोरंजन करते हैं उसका भी टैक्स हमें देना होता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है। जैसे जो गरीब लोग हैं, जो सामान्य वर्ग हो गया, अमीर लोग तो संपत्ति टैक्स तो उन्होंने दे दिया संपत्ति कर, गरीब लोग संपत्ति तो उनके पास है नहीं, तो वो छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत सारा टैक्स पे करते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ से मिलेगा, देखिएगा। चलिए, ओके, खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला है। ये खाला वो हैं जिनसे बच्चे सब पूछ रहे थे नगर निगम क्या होता है, ये लाइट कौन लगवाएगा। देखिए, हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, यानी कि इसको निजीकरण कहते हैं। हाल ही में क्या है कि बहुत सारे ऐसे नगर निगम हैं जिन्होंने कचरा उठाने के लिए कुछ प्राइवेट लोगों को रख लिया है, अस्थायी लोगों को रख लिया है, जिससे कम पैसे में अधिक काम हो जाए और कंटिन्यू पैसा हमें ना देना पड़े। जिस दिन वो काम करेंगे उस दिन पैसा मिलेगा, जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया है। अब क्या हो गया है, नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं, इसको निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब ये है जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वो काम अब निजी कंपनियां करेंगी। भाई, जिसको आपने ठेका दे दिया वो अपने हिसाब से लेबर मजदूर लगा करके काम करवा लेगा, ठीक है। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा दिया जाता है। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है, जिस दिन काम करोगे पैसा मिलेगा, नहीं काम किया नहीं पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ 2-3 लाइनें हैं। जैसे 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था, ठीक है। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग कब फैला था? 1994 में। प्लेग जो है वह हवा के जरिए फैलता है और आज की तारीख में अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है, ठीक है। चंडीगढ़ के बाद अगर बात की जाए तो भारत के जो सबसे साफ शहर हैं उसमें सेकंड पोजीशन पर कौन है? सूरत है। ओके, बस इतनी सी चीज़ें इस चैप्टर में समझनी थी और हमने पढ़ा, क्योंकि इस चैप्टर को पूरा एक एक वर्ड हम पहले पढ़ते हैं उसके बाद आप तक पहुंचाते हैं, तो हमने पढ़ा, इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतनी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया था, जिससे हमारा भारत साफ स्वच्छ बना रहे। क्लास के जरिए कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।